इस एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड के कर दिए थे 300 टुकड़े। मैं मनीष आज सुनाऊंगा ये कहानी। एक लड़की बॉलीवुड में हीरोइन बनने का सपना लेकर सपनों की नगरी मुंबई आती है। एक ऑडिशन के दौरान यहाँ उसकी मुलाकात फिल्मी दुनिया में काम दिलाने वाले एक व्यक्ति से होती है। यहाँ इन दोनों की दोस्ती होती है और फिर धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आपको हम शायद किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। ये कहानी है टीवी एग्जीक्यूटिव नीरज ग्रोवर के मर्डर की। 2008 में हुए इस घटना ने जबरदस्त तहलका मचाया था। इससे भी ज़्यादा हंगामा तो तब हुआ जब इस पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला आया। आखिर पूरी कहानी क्या है और इस मामले में कोर्ट का क्या फैसला था, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लव ट्रायंगल की एक ऐसी कहानी आपको सुनाते हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और शायद आप देश की न्याय व्यवस्था के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नीरज ग्रोवर का जन्म 23 फरवरी 1982 को उत्तर प्रदेश के मैनपुर जिले के किशनी में हुआ था। इन्होंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल की थी। पढ़ाई के बाद ये मुंबई के सिनर्जी एडलैब्स नाम की एक प्रोडक्शन हाउस में बतौर टेलीविज़न एग्जीक्यूटिव काम करने लगे थे। इस कंपनी के साथ काम करते हुए इन्होंने मशहूर टेलीविज़न शो क्या आप पांचवी पास से तेज हैं के लिए भी काम किया था। ये वही शो था जिसे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान होस्ट करते थे। इस शो के लिए शानदार काम करने की वजह से नीरज ग्रोवर को एक और अपकमिंग टेलीविज़न सीरियल की जिम्मेदारी मिल गई थी। इसी सिलसिले में नीरज ग्रोवर सीरियल की एक्ट्रेस के ऑडिशन से जुड़े काम भी देख रहे थे। इस शो के लिए दर्जनों लड़कियां ऑडिशन देने आई थी। उन्हीं में एक लड़की मारिया मोनिका सुसाइराज भी थी। मारिया मोनिका सुसाइराज ऑलरेडी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही थी और बतौर एक्ट्रेस कन्नड़ भाषा में बनी इनकी कुछ फिल्में काफ़ी हिट भी हुई थी। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में काम इन्हें अच्छा खासा मिल रहा था। फिर भी वहाँ जब इन्हें कामयाबी मिलने लगी तो इन्होंने अब वहाँ से निकलकर बॉलीवुड में अपना करियर बनाने का फैसला किया। इसी सपने के साथ वो मुंबई आ गई। मुंबई आकर इन्हें उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली तो इन्होंने छोटे पर्दे यानी टेलीविज़न सीरियल से शुरुआत करने का फैसला किया और इसी सिलसिले में वो इस अपकमिंग टेलीविज़न सीरियल में एक रोल के लिए ऑडिशन देने गई जिसका काम नीरज ग्रोवर संभाल रहे थे। इस ऑडिशन के सिलसिले में पहली बार नीरज ग्रोवर और मारिया सुसाइराज की मुलाकात हुई। पहली ही मुलाकात में मारिया का चेहरा सीधे नीरज ग्रोवर के दिल में बस गया और वो मन ही मन मारिया को पसंद करने लगे। चूंकि ऑडिशन की जिम्मेदारी नीरज ग्रोवर ही संभाल रहे थे, इसलिए उन्हें मारिया का नंबर हासिल करने में कोई समस्या नहीं हुई और फिर वो काम के सिलसिले में फ़ोन पर आपस में बात करने लगे। बातचीत के दौरान ही धीरे धीरे नीरज ग्रोवर और मारिया की नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगी। मारिया को उस सीरियल में तो काम नहीं मिल पाया क्योंकि उनकी हिंदी अच्छी नहीं थी। फिर भी नीरज ग्रोवर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो इस इंडस्ट्री से जुड़ा है तो कहीं ना कहीं काम ज़रूर दिलवा दूंगा। अब नीरज ग्रोवर और मारिया में लगभग रोज़ाना बातें होने लगी थी। मारिया शायद नीरज से इसलिए बात कर रही थी कि मुंबई में नीरज के अलावा मारिया का कोई जानने वाला नहीं था और मारिया की नज़र में वो नीरज ही था जो बॉलीवुड में काम करने के लिए उनके सपनों को पूरा करने की उनकी मदद कर सकता था। कुछ दिनों तक तो नीरज ग्रोवर इस बात से अनजान थे कि मारिया का कोई बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन जब दोनों की दोस्ती कुछ आगे बढ़ी तो मारिया ने नीरज को बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम लेफ्टिनेंट इमाइल जेरोम मैथ्यू है। इमाइल जेरोम मैथ्यू कोई साधारण आदमी नहीं थे, बल्कि ये इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट रैंक के ऑफिसर थे और तब उनकी पोस्टिंग कोच्चि में थी। मारिया और जेरोम मैथ्यू की 2 महीने बाद एंगेजमेंट भी होनी तय थी। अब चूंकि मारिया फ़ोन पर रात भर नीरज से बात करती थी, इससे जेरोम मैथ्यू को प्रॉब्लम होने लगी थी और वो मारिया पर शक भी करने लगा था।
लेकिन मारिया हमेशा से ये कहकर टाल देती थी कि वो बस काम के सिलसिले में बात करती है। इस बात को लेकर मारिया और जेरोम मैथ्यू में कई बार नोकझोंक भी हुई और हमेशा जेरोम मैथ्यू मारिया को नीरज से दूर रहने की सलाह देता था। इधर मुंबई में मारिया को आए हुए कुछ महीने बीत गए थे। तब तक मारिया इधर उधर रहकर ही गुजारा कर रही थी। अब क्योंकि वो मुंबई में लंबे समय तक रुकना चाहती थी, इसलिए उसने नीरज की मदद से एक फ्लैट भी किराए पर ले लिया और एक नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी करने लगी। इधर लगातार बात करने की वजह से नीरज और मारिया की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसलिए जब मारिया अपने नए फ्लैट में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रही थी, तो उसने नीरज से फ़ोन करके कहा कि तुम मुझे नए घर में शिफ्ट होने में मेरी मदद करो। ये बात 6 मई 2008 की है। इसी दिन मारिया अपने नए घर में शिफ्ट हो रही थी और मारिया के बुलाने पर नीरज ग्रोवर शिफ्ट होने में उसकी मदद करने नए घर पर गए थे। शिफ्टिंग का काम होते होते रात के 8-9 बज गए थे। इसी बीच मारिया के फ़ोन की घंटी बजी। मारिया मोनिका ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड लेफ्टिनेंट जेरोम मैथ्यू था। इन दोनों में बातें होने लगी। इसी बीच जेरोम मैथ्यू को फ़ोन के बैकग्राउंड में किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी। जब जेरोम मैथ्यू को मारिया के घर में नीरज की मौजूदगी का पता चला तो वह मारिया पर चिल्लाने लगा। तो मारिया ने जवाब दिया कि बस नीरज मेरी मदद करने आया है और वो थोड़ी देर में चला जाएगा। ये सुनने के बाद मैथ्यू ने भी कहा कि जल्द से जल्द सभी काम खत्म करो और जल्दी से नीरज को उसके घर भेज दो। जेरोम मैथ्यू की बात सुनने के बाद मारिया ने ये कहते हुए फ़ोन रख दिया कि ठीक है, मैं बस काम खत्म होते ही नीरज को वापस भेज दूंगी। लेकिन ये बस कहने की बात थी, क्योंकि उस रात मारिया कुछ और इरादे ही बना चुकी थी। काम खत्म होने के बावजूद नीरज रात में वहीं रुक जाता है। उधर मारिया सुसाइराज के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू के दिल में कहीं ना कहीं ये बात बैठ जाती है कि शायद नीरज वापस नहीं गया है और वो रात में मारिया के साथ ही रुका है। इसलिए वो रात भर काफ़ी बेचैन रहता है और सुबह होने से पहले सीधे केरल एयरपोर्ट पर चला जाता है और पहली फ़्लाइट पकड़कर सीधे मुंबई आ जाता है। वहाँ पहुँचते ही जेरोम मैथ्यू मारिया के घर का बेल बजाता है। बेल की आवाज़ सुनकर मारिया दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोलते ही मारिया के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे ज़रा भी अंदेशा नहीं था कि इतनी सुबह सुबह मैथ्यू यहाँ पहुँच जाएगा। इधर दरवाज़ा खोलते ही मैथ्यू की नज़र मारिया के ठीक पीछे खड़े नीरज ग्रोवर पर पड़ती है। नीरज ग्रोवर को देखते ही मैथ्यू का पारा काफ़ी चढ़ जाता है और वो सीधे जाकर नीरज का कॉलर पकड़ लेता है। मारिया जेरोम मैथ्यू को समझाने की कोशिश करती है और वो नीरज तथा जेरोम मैथ्यू के दरमियान बीच बचाव करने में भी आ जाती है। लेकिन जेरोम मैथ्यू का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वो मारिया को भी धक्के देकर साइड कर देता है और नीरज को मारना शुरू कर देता है। जेरोम मैथ्यू और नीरज के बीच ये हाथापाई और गाली गलौज कुछ देर तक चलती रहती है कि इसी बीच जेरोम मैथ्यू की नज़र पास ही किचन में मौजूद सब्जी काटने वाली धारदार चाकू पर पड़ती है। बिना एक पल गवाए जेरोम मैथ्यू तेजी से उस चाकू की तरफ लपकता है और चाकू अपने हाथ में उठाकर सीधे नीरज ग्रोवर के पेट में मार देता है। नीरज ग्रोवर कुछ संभल पाता कि उससे पहले ही जेरोम मैथ्यू नीरज ग्रोवर पर कुछ और वार कर देता है। लगातार चाकुओं के वार से नीरज ग्रोवर तुरंत जमीन पर धराशायी हो जाता है। फिर भी मैथ्यू वार करना जारी रखता है। चाकू के लगातार वार की वजह से आखिरकार नीरज ग्रोवर वहीं पर दम तोड़ देता है। जो नीरज ग्रोवर 6 मई 2008 की रात 10 बजे मलाड में मौजूद मारिया के नए अपार्टमेंट पर शिफ्ट होने में उसकी मदद करने आया था, अब वो उसी अपार्टमेंट में 7 मई 2008 को सुबह 8 बजे एक लाश बनकर पड़ा हुआ था। नीरज ग्रोवर की मौत के बाद वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए, इसलिए वो कुछ देर यूं ही बैठे रहते हैं। लेकिन अब जो हो चुका था उसके बाद मारिया सुसाइराज तथा लेफ्टिनेंट जेरोम मैथ्यू के पास 2 रास्ते बचे थे। एक कि या तो खुद ही पुलिस में जाकर दोनों सरेंडर कर दे या फिर इस गुनाह को छुपाने की कोशिश करें। इन दोनों ने दूसरा रास्ता चुना। मारिया और जेरोम मैथ्यू मिलकर नीरज ग्रोवर की लाश को खींचते हुए बाथरूम में ले गए और वहीं पर इसे छुपा दिया
और सुबह दुकान खुलने का इंतज़ार करने लगे। इसके बाद सुबह के लगभग 11 बजे मारिया अपने घर के नज़दीक मौजूद एक मॉल में जाती है। वहाँ से 2 बड़े बड़े बैग, एयर फ्रेशनर, बड़े बड़े चाकू, रस्सी, चादर इत्यादि खरीदती है और सीधे वापस अपने घर आ जाती है। अब यहाँ मारिया सुसैराज अपने बॉयफ्रेंड लेफ्टिनेंट जैरो मैथ्यू के साथ मिलकर कुछ ऐसा करती है जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। जो बड़े बड़े चाकू मारिया मॉल से खरीद कर लाई थी, उसी चाकू से अब जैरो मैथ्यू नीरज ग्रोवर के लाश के टुकड़े करना शुरू कर देता है। इसी काम में मारिया भी उसका साथ देती है और दोनों मिलकर करते करते नीरज ग्रोवर की लाश के 300 टुकड़े कर देते हैं। लाश के 300 टुकड़े करने के बाद अब इन टुकड़ों को पॉलीथीन में डाल दिया जाता है और पॉलीथीन में डालने के बाद उस पॉलीथीन को उस 2 बैग में रख दिया जाता है जो बैग मारिया थोड़ी देर पहले मॉल से खरीद कर लेकर आई थी। अब इन दोनों के सामने चुनौती थी कि आखिर इतने बड़े बड़े बैग को कैसे ले जाया जाए, क्योंकि मारिया को नए घर में शिफ्ट हुए ठीक ढंग से 24 घंटे भी नहीं हुए थे और इसके पास अपनी कोई गाड़ी भी नहीं थी। अगर ये दोनों रेंट पर कार लेते तो शायद पकड़े जाते। इसलिए मारिया ने दिमाग लगाते हुए कुछ दूरी पर मौजूद अपने एक दोस्त से ये कहते हुए उसका कार मांग लिया कि मुझे शॉपिंग पर जाना है। कुछ देर बाद मारिया अपने दोस्त की कार लेकर अपने फ्लैट पर वापस आती है और दोनों बैग को बड़ी सावधानी से उठाकर कार की डिक्की में रख देती है। उस कार में मारिया के साथ जैरो मैथ्यू भी बैठ जाता है और फिर दोनों कुछ दूरी पर जाकर भयंडेर नाम के जगह पर एक दुकान से 2 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं और फिर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए मानोर की तरफ चले जाते हैं। तब दिन के लगभग 4:30 बज रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों ने 2 लीटर पेट्रोल शायद कार में डालने के लिए लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि नीरज ग्रोवर की लाश को जलाने के लिए ही इन दोनों ने वो पेट्रोल खरीदा था। दोनों गाड़ी को बढ़ाते हुए मनोर के एमगोन विलेज से सटे एक बड़े से जंगल में चले जाते हैं और वहां पर कार में मौजूद दोनों बैग उतारते हैं और पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। नीरज ग्रोवर की लाश को ठिकाने लगाने के बाद मारिया अपने बॉयफ्रेंड जैरो मैथ्यू के साथ 7 मई 2008 को ही रात के लगभग 9:30 बजे वापस अपने घर आ जाती है। हालांकि यहाँ पर जैरो मैथ्यू ज़्यादा देर तक नहीं रुकता है और कुछ ही पल बाद वो वापस केरल चला जाता है और इधर मारिया भी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाती है। इन दोनों को लगता है कि उनके गुनाह का किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसा हर अपराधी करता है, इन दोनों ने भी अपने गुनाह के कुछ ऐसे निशान छोड़ दिए जिसके सहारे बहुत जल्द पुलिस इन लोगों तक पहुंचने वाली थी। लेकिन इसका अंदेशा इन लोगों को ज़रा भी नहीं था। इधर नीरज ग्रोवर जब सुबह अपने ऑफिस में नहीं पहुंचते हैं तो उनके कुछ दोस्त उनके नंबर पर फ़ोन करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। इसके बाद लोग अपने लेवल से नीरज ग्रोवर का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिलती है और इस कोशिश में 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाता है। आखिरकार 24 घंटे बीतने के बाद नीरज ग्रोवर के कुछ दोस्त और नीरज ग्रोवर के माता पिता पुलिस के पास जाते हैं और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस नीरज ग्रोवर का पता लगाने की कोशिश में जुट जाती है। पुलिस पूछताछ की शुरुआत नीरज ग्रोवर के कुछ करीबी दोस्तों से ही करती है। कुछ दिनों का समय यूं ही बीत जाता है, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती है। लेकिन जब दोस्तों से पूछताछ होती है तो इसी दौरान खुलासा होता है कि नीरज ग्रोवर की नई नई दोस्ती मारिया मोनिका सुसैराज नाम की एक एक्ट्रेस से हुई है। जब नीरज ग्रोवर के कुछ करीबी दोस्तों से बात की गई तो उसमें से 2 दोस्तों ने बताया कि नीरज ने बताया था कि वो आज रात मारिया के घर शिफ्ट करने में मदद करने जाएगा। इधर जब कुछ और छानबीन होती है तो पुलिस को जो जानकारी मिलती है वो पुलिस के काम को काफ़ी आसान कर देती है। नीरज ग्रोवर का एक करीबी दोस्त बताता है कि नीरज ग्रोवर के लापता होने के कई घंटे बाद जब मैंने नीरज ग्रोवर के नंबर पर फ़ोन किया तो मारिया ने ही फ़ोन रिसीव किया था और फिर ये कहते हुए फ़ोन काट दिया था कि नीरज मोबाइल यहीं भूलकर कहीं बाहर चला गया है। फिर 2 दिन बाद मारिया नीरज के उसी दोस्त को फ़ोन करती है और नीरज का मोबाइल उसे देते हुए कहती है कि नीरज 2 दिन से यहाँ नहीं आया है और उसने मुझसे भी कोई बात नहीं की है, इसलिए तुम उसका मोबाइल ले लो।
यहीं से पुलिस का पूरा शक मारिया पर चला जाता है। इसके बाद पुलिस नीरज ग्रोवर और मारिया के नंबर को ट्रेस करती है और लोकेशन हिस्ट्री निकालती है, तो पता चलता है कि 6 तारीख की रात ये दोनों मलाड वाले ही अपार्टमेंट में थे। इसके अलावा जब मारिया के नंबर की कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है तो पता चलता है कि 7 मई से लेकर 20 मई 2008 तक यानी 13 दिन में मारिया सुसैराज और जयराम मैथ्यू के बीच 1000 से ज़्यादा कॉल हुई है। अब पुलिस के पास मारिया के खिलाफ काफ़ी सबूत थे, इसलिए पुलिस मारिया को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ शुरू होती है, लेकिन मारिया हर तरह के आरोप से इनकार करती है और पुलिस को बताती है कि नीरज ग्रोवर उसकी मदद करने उसके मलाड वाले अपार्टमेंट में ज़रूर आया था, लेकिन रात 9 बजे सारा काम खत्म करके वो अपना मोबाइल वहीं भूलकर चला गया था। जब मारिया लगातार दूसरी कहानियां सुनाती है तो पुलिस मारिया के अपार्टमेंट के आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है। इसी दौरान एक गार्ड बताता है कि मैंने देखा था कि इस शाम के 3-4 बजे के करीब मारिया मैडम एक कार लेकर यहाँ आई थी, उनके साथ एक लड़का भी था और कुछ देर बाद उन लोगों ने कार के पिछले हिस्से में 2 बड़े बैग रखे थे। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस मारिया से कार के बारे में पूछती है, तो मारिया ने बताया कि उसने वो कार जयराम मैथ्यू के दोस्त जितेश से शॉपिंग पर जाने के लिए लिया था। जब पुलिस जितेश के बारे में और कुछ जानना चाहती है और कार के सिलसिले में उससे बात करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि मारिया झूठ बोल रही थी, क्योंकि पुलिस को ये जानकारी मिली कि जितेश असल में मुंबई के कोलाबा में रहता था और वो भी इंडियन नेवी में ऑफिसर था। इस कारण जयराम मैथ्यू और इसकी दोस्ती थी। जितेश ने बताया कि बीते दिनों मारिया उससे मिली थी और उसने कहा था कि तुम पुलिस के सामने ये बयान देना कि मारिया मेरी कार लेकर मलाड की तरफ शॉपिंग करने गई थी, लेकिन जितेश ने ऐसा करने से मना कर दिया था। जब कई दिनों तक इसी तरह मारिया पुलिस को झूठी कहानियां सुनाकर घुमाती रहती है तो आखिरकार पुलिस सख्ती पर उतर आती है। पुलिस की सख्ती के आगे अंततः मारिया की भी हिम्मत जवाब देती है और आखिरकार मारिया पुलिस को पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बताती है। आगे मारिया ने पुलिस को ये भी बताया कि आखिर कैसे वो मॉल गई और वहाँ से चाकू, बैग इत्यादि खरीदा और फिर लाश के टुकड़ों को उन बैग में भरकर कैसे जंगल में ले जाकर जला दिया। जब पुलिस ने मारिया से नीरज के मोबाइल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि असल में गलती से नीरज का मोबाइल उसने अपने पॉकेट में रख लिया था और जब नीरज के दोस्त ने फ़ोन किया तो उसे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि ये फ़ोन नीरज का है, इसलिए गलती से उसने फ़ोन रिसीव कर लिया था और परेशानी से बचने के लिए ही उसने नीरज के दोस्त को वो फ़ोन वापस कर दिया था। सारी जानकारी मिलने के बाद अब पुलिस जल्द से जल्द मारिया सुसैराज के बॉयफ्रेंड जयराम मैथ्यू का पता लगाने में जुट जाती है, तो पता चलता है कि उस समय जयराम मैथ्यू की पोस्टिंग कोच्चि में थी। वहीं से जयराम मैथ्यू को गिरफ्तार करते हुए मुंबई ले जाया जाता है। पूछताछ में मैथ्यू भी अपने गुनाह कबूल कर लेता है। इधर पुलिस जब मारिया के घर पर जांच पड़ताल करती है तो वहां से 9 इंच लंबी वो चाकू भी बरामद कर ली जाती है जिससे नीरज ग्रोवर का कत्ल किया गया था। सभी जांच पड़ताल पूरी होने के बाद और मारिया मोनिका सुसैराज तथा लेफ्टिनेंट इमाइल जयराम मैथ्यू के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटा लेने के बाद मुंबई पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है, जिसमें कत्ल का पूरा इल्ज़ाम जयराम मैथ्यू और मारिया सुसैराज पर लगाया जाता है। इस केस की सुनवाई 3 साल तक चलती है और 3 साल बाद जो फैसला आता है वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाला होता है। दरअसल 3 साल तक केस की सुनवाई होती है और आखिरकार मुंबई की एक अदालत द्वारा नीरज ग्रोवर हत्याकांड के लिए मारिया मोनिका सुसैराज को 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जबकि मारिया के बॉयफ्रेंड लेफ्टिनेंट इमाइल जयराम मैथ्यू को 13 साल की सज़ा सुनाई जाती है। सज़ा के ऐलान होने के कुछ ही दिनों बाद मारिया तुरंत जेल से बाहर भी आ जाती है, क्योंकि उसे 3 साल की ही सज़ा मिली थी और मारिया ने ऑलरेडी ट्रायल के दौरान 3 साल 41 दिन जेल में बिता लिए थे, इसलिए सज़ा का ऐलान होते ही उसे जेल से छोड़ दिया जाता है। इस तरह ये कहा गया कि असल में मारिया को सज़ा नहीं बल्कि आज़ादी मिली है। इतनी कम सज़ा मिलने की वजह ये थी कि कोर्ट का ये मानना था कि इस कत्ल में मारिया का कोई हाथ नहीं है, बल्कि वो कत्ल अचानक से हुआ और इसे जयराम मैथ्यू ने अंजाम दिया था।
हालांकि सबूत मिटाने में ज़रूर मारिया ने साथ दिया, इसलिए मारिया को केवल सबूत मिटाने का ही दोषी पाया गया और उसे सबूत मिटाने के आरोप में 3 साल की सज़ा दी गई। कोर्ट ने ज़ेरो मैथ्यू को नीरज ग्रोवर का कातिल ज़रूर माना, लेकिन कोर्ट की ओर ये कहा गया कि वो हत्या ज़ेरो मैथ्यू ने ज़रूर की है, लेकिन ये कोई सज़ा के तहत की गई हत्या नहीं है, बल्कि गुस्से में अचानक से नीरज ग्रोवर की हत्या ज़ेरो मैथ्यू से हो गई, इसलिए उसे भी महज 10 साल की ही सज़ा दी गई। सबूत मिटाने का आरोप ज़ेरो मैथ्यू पर भी लगा और उसकी 3 साल अलग से सज़ा हुई। इस तरह ज़ेरो मैथ्यू को कुल 13 साल की कैद हुई। इन दोनों पर कोर्ट की ओर से 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की रकम नीरज ग्रोवर के परिवार वालों को देने का फैसला कोर्ट की ओर से सुनाया गया। कोर्ट ने अपना फैसला ज़रूर सुना दिया, लेकिन इस फैसले पर आज भी सवाल उठाया जाता है। इस फैसले से नीरज ग्रोवर के माता पिता भी बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनके परिवार में नीरज ग्रोवर के अलावा कमाने वाला कोई नहीं था और उस बेटे की हत्या को इंसाफ दिलाने में ऑलरेडी नीरज ग्रोवर के माता पिता की कमाई खत्म हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की। हैरानी की बात ये रही कि सरकार की ओर से भी इस फैसले को चुनौती नहीं दी गई। इस तरह इतने जघन्य अपराध के बावजूद शायद अपराधियों को उतनी सज़ा नहीं मिली जिसे इंसाफ कहा जाए। दोस्तों, आपकी नज़र में कोर्ट का ये फैसला सही था या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी नीरज ग्रोवर हत्याकांड की पूरी कहानी जान सकें। अगर आप इस तरह की और भी क्राइम की दुनिया से जुड़ी दूसरी कहानियां जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए पूरी मेहनत से और भी वीडियो लाते रहें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।